नमस्कार कुड़ी वक्ताश्रनी के सभी लोगों को। मैं एडवोकेट अजय गोस्वामी आप लोगों को एक चीज़ की जानकारी देने के लिए यह मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सभी को ये जानकारी है कि हमारे जो ग्राम पंचायत कहलाती है कुड़ी वक्ताश्रनी, उसमें 75 वार्ड है। और उन 75 वार्ड में असल में जब से ये पंचायत बनी है तब से ही यहाँ भौगोलिक सीमांकन नहीं हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे वार्ड नंबर 10, 12, 15, 17, 25, 75 जो है, उन वार्डों को क्षेत्र के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। यह अपने आप में एक बहुत ही अचरज का विषय है और यह अपने आप में एक संवैधानिक नियमों का घोर उल्लंघन भी है। कारण यह है कि कोई भी क्षेत्र अगर ग्राम पंचायत जब बनती है तो उस ग्राम पंचायत का जनसंख्या कितनी है वो हर 10 साल में होने वाली जनगणना का जो भी लेटेस्ट डाटा होता है उसके आधार पे जनसंख्या का आंकड़ा लिया जाता है और जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार वार्डों को बांट दिया जाता है। इस आधार पे 2011 में हमारी 38,000 के करीब जनसंख्या थी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ 75 वार्ड तय कर दिए। अब 75 वार्ड तय करने के बाद में अगला जो कदम होता है वो होता है हर वार्ड का भौगोलिक सीमांकन कर देना। भौगोलिक सीमांकन इसलिए किया जाता है जिससे पता चले कि यह क्षेत्र यह वार्ड कहलाएगा। फिर जैसे ही भौगोलिक सीमांकन होता है तो उसी आधार पे मकानों को सीरीज वाइज रखते हुए वोटर लिस्ट बन जाती है। वोटर लिस्ट बनने से और भौगोलिक सीमांकन होने से उस इलाके का पूरा प्रॉपर जनगणना, उसमें कितने मतदाता रहते हैं, किन को कहाँ अपना नाम जुड़ाना है, किन को कहाँ मतदान देने जाना है, किस वार्ड में कौन समाज कल्याण की योजनाओं का पात्र है, किन को योजनाएं मिली है, किन को मिलनी बाकी है, कुल मिला के किसी भी चीज़ का आधार और उस ग्राम पंचायत की फिर असल कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के आधार पर बजट का आवंटन हो रहा है। यह सारी चीज़ों की जानकारी जब तक सीमांकन नहीं हो यह संभव नहीं। और जब ग्राम पंचायत कुड़ी वक्ताश्रनी वर्ष 2014 में सांगरिया से अलग हुआ तब वह सांगरिया का केवल एक वार्ड था। तो यहाँ जो लोग आते गए, अपना नाम जुड़ाते गए और मतदाता सूची बनती गई। ऐसे करते करते यहाँ पे 23-24 हज़ार के करीब मतदाता उस वक्त तक हो चुके थे सन 2014 में। और उन मतदाताओं की जो लिस्ट थी उसमें सीरियल वाइज, जैसे शुरू के 300 वोटर्स को 1 नंबर, फिर 300 वोटर्स को 2 नंबर, ऐसे करके मतदाता सूची को बांट दिया 75 भागों में और कह दिया ये वार्ड है। जबकि नियम यह है कि पंचायत के उत्तर पश्चिम कोने से शुरुआत होगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इस तरीके से वार्डों का सीमांकन होता है। अगर वार्डों का सीमांकन नहीं है तो अगर फिर जो मतदाता सूची है वो अपने आप में इलीगल है। जब मतदाता सूची इलीगल है तो वहाँ होने वाला हर चुनाव अपने आप में इलीगल है। यह विषय इतना गंभीर है क्योंकि यह जब चुनाव ही इलीगल है तो वो दिखाता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था जैसी मिलनी चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट जैसा वहाँ के मतदाताओं को मिलना चाहिए, इसका मतलब वो अभी तक मिला ही नहीं है। मतलब कि उस क्षेत्र से जैसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लोगों को जो चुनने का अधिकार सबको एक समान बराबर मिल जाना चाहिए पारदर्शिता के साथ, वो व्यवस्था अभी तक हुई ही नहीं है। इस मुद्दे को मैंने मेरे साथियों के साथ मिलकर माननीय न्यायालय तक पहुंचाई। हमने एक जनहित याचिका दायर की और फिर हमें उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भोपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार में अक्टूबर 2022 में यह आदेश हुआ कि जो याचिका करता है वो इसमें ज्ञापन सौंपेंगे इलेक्शन कमीशन को और सारी बात बताएंगे उसमें, और उन नियमानुसार इलेक्शन कमीशन को अगले चुनाव से पहले पहले वार्डों का सीमांकन करवा देना है। अगला चुनाव विधानसभा का आ रहा है। अभी तक वार्डों के सीमांकन की सुगबुगाहट कहीं नज़र नहीं आती। हमने ज्ञापन भी दे दिया, उसका रिमाइंडर भी दे दिया। हमें अभी तक कोई तरीके की जानकारी नहीं है कि उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है। हालांकि जो संबंधित विभाग है उनसे अब दोबारा भी मिला जाएगा। अब यह मुद्दा आप तक पहुंचाने का कारण यह है, ये हर व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा है और बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। तो इसके लिए अब जरूरी है कि हम सब एक आवाज़ बन के इकट्ठे होके संबंधित जो एसडीएम है, संबंधित जो कलेक्टर है, हमारे जो जोधपुर के जो कलेक्टर है, जो लूणी के जो एसडीएम हैं, वहाँ तक हम जाके अपना पुनः ज्ञापन दें और यह उनके कानों में बात डालें कि आप जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो कार्रवाई एकदम
मूलभूत अधिकार से जुड़ी हुई कार्रवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, उस कार्रवाई को या तो आप करिए, नहीं तो अवमानना याचिका उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ फिर हम दायर करेंगे। लेकिन यह समय बीत जाए और फिर अवमानना याचिका दायर करके कोई इक्के दुक्के जो अधिकारी है उनके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई हो जाने से हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की का जो हनन हो जाए, वो भरपाई तो नहीं हो सकती। अगर ये सीमांकन इस विधानसभा चुनाव से पहले पहले ढंग से नहीं हुआ, तो वोट देने का राइट तो 5 साल में एक बार मिल रहा है। तो इस बार अगर वो मौका चूक गए, तो जो इतने वर्षों से हम एक तरीके से, जब तक ये समाधान नहीं हुआ है, तो हमारा एक तरीके से अधिकारों का हनन हो ही रहा है। आज कोई मतदाता अपने घर में बैठा है और ये सोचता है कि मैं वोट देने जाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास पर्ची आई नहीं है, जानकारी मुझे है नहीं कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है, मैं जुड़वाने जाना चाहता हूँ, जुड़वाऊँ कहाँ या वोट देने जाऊँ कहाँ? मेरा एरिया कौन सा है, मेरा वार्ड कौन सा है, मेरा पोलिंग बूथ कौन सा है? मैंने कई बार अपना नाम जुड़ा लिया, मेरा नाम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा मतदाता सूची में? ये सारे अपने आप में गंभीर विषय हैं। ऐसे ऐसे मतदाताओं के नाम जुड़े हैं, ऐसे ऐसे मकान एड्रेस पे नाम जुड़े हैं जो एड्रेस ही नहीं एग्जिस्ट करता, और एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ऐसे एड्रेस पे सवा सौ वोट, एक ही एड्रेस पे सवा सौ नाम जुड़े हैं। सोचिए कितनी गंभीर चिंताजनक बात है ये सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई मामला है। तो इन चीज़ों का संज्ञान लेने के लिए सरकार को, शायद प्रशासन और सरकार को अब ऊंचा सुनाई देने लगा है, और ऊंचा सुनाई देने लगा है तो एक स्वर में जब हम जाके बोलेंगे, तब शायद उनकी नींद जागे। तो इसलिए ये मुद्दा मैं आप तक लाया हूँ। आप इस चीज़ के लिए विचार करें, चर्चा करें, आसपास भी चर्चा करें, और एक मुहिम के रूप में इस बात को आगे बढ़ाते हुए जितना संभव हो सके अपनी तरफ से हम दबाव बनाएं। चाहे हम व्यक्तिगत रूप से जिस भी व्यक्ति को, संबंधित अधिकारी को कहना है कहें, या आपको कोई सुझाव है, आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ के हमारे इस प्रयास को और मजबूती देंगे, तो आप हमसे आके जुड़ें। हमें कोई सुझाव देना है तो हमें बताएं, लेकिन हम अपने इस मूलभूत अधिकार को लेकर रहेंगे। हालांकि बड़ा दुख होता है जब इतने बेसिक अधिकार के लिए भी हमें ठानना पड़े कि हमें लेकर रहेंगे। ये तो एक व्यवस्था है प्रजातंत्र की, जो स्वतः सबको मिलती है। कौन कब किसको वोट देगा वो तो बाद की बात है, वोट दे भी पाएगा वो व्यवस्था तो दो पहले। तो इसलिए इस चीज़ पे अब हमको एकजुट होना है, और यह संदेश आप तक मैं इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हमारे क्षेत्र की कितनी गंभीर समस्या है ये, जिसका निराकरण हो जाना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपसे जल्द संपर्क होगा। आप अपने सुझाव दीजिए, आप आइए, इस मुहिम को मजबूत बनाइए, और हम इस मुद्दे को पार लगाएं और अपना सबसे पहला ये मूलभूत अधिकार तो हासिल करें। जय हिंद, जय भारत।